Hello, soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो गाइस, इंटर में जब हम लोग नए नए आते हैं तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में पहली बार आ रहे होते हैं, हमने उनको देखा भी नहीं होता. सो बिकॉज ऑफ विच हमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं होता, कन्फ्यूजन रहता है कि इन सब्जेक्ट की क्लासेस के साथ साथ मुझे पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए इन सब्जेक्ट की, मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, सो दैट क्लासेस लेते लेते ही हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए कि एग्जाम के अंदर हम 70-80 प्लस लाने की पोजीशन में आ जाएं. राइट. तो दोस्त, इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ही आई एम मेकिंग दिस सीरीज, जिसके अंदर विल बी डिस्कसिंग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इंटर के लिए कि कैसे आपको किस तरीके से क्लासेस लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, सो दैट क्लासेस के साथ साथ ही आप इस पोजीशन में आ रहे हो कि आप एग्जाम्स के अंदर 70-80 प्लस स्कोर कर सको. एंड क्लासेस के साथ साथ इनको लेना, इनको इंप्लीमेंट करना ज़रूरी क्यों है दोस्त? क्योंकि दोस्त, क्लास के बाद में तो हमें सिर्फ रिवीजन करने का ही टाइम मिल पाता है, हम सिर्फ रिवाइज कर पाएंगे, हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे. राइट. सो इन्हें अभी हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे. काफ़ी सारे बच्चे मेरे टच में आते हैं, पूछते हैं कि भैया यार ये चीज़ तो मैंने इंप्लीमेंट करी नहीं क्लास में, अब मैं क्या करूँ? सो आई एम ऑल्सो हेल्पलेस कि यार नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ नई चीज़ तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाएँ. क्लास के साथ में अप्रोप्रिएट टाइम रहता है वो चीज़ करने का. राइट. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज. फर्स्ट वीडियो के अंदर विल बी डिस्कसिंग एडवांस अकाउंट्स के बारे में. राइट. सो यू कैन सी मेरा जो पेपर था 2018 में था. राइट. एंड हमारे टाइम पे 8 पेपर्स हुआ करते थे. एडवांस अकाउंट्स अलग अलग पेपर थे. राइट. एंड MCQs नहीं होते थे. सो बिकॉज ऑफ विच स्कोर्स थोड़े कंपैरेटिवली अभी के कंपैरिजन में थोड़े कम ही आते थे, क्योंकि MCQs नहीं थे. राइट. सो यू कैन सी मेरा एडवांस अकाउंट्स में 92 था एंड अकाउंटिंग में 86 था. सो थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन रहता था स्टार्टिंग में कि कैसे पढ़ना चाहिए, बट एट द एंड फिगर आउट करके मैनेज टू गेट गुड स्कोर्स. राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सीरीज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? राइट. सबसे पहले दोस्त विल बी डिस्कसिंग कि ये समझने से पहले कि अच्छा स्कोर लाना कैसे है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर तुमसे चाहता क्या है एग्जाम के अंदर. राइट. मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, व्हाट इज एग्जामिनर एक्चुअली लुकिंग फॉर. वो समझने के बाद तो हम तैयारी कर पाएंगे ना कि किस तरीके से मुझे किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. राइट. उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि बच्चों के मार्क्स क्यों कट जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्यों हर बच्चा 90 80 प्लस नहीं ला पा रहा. राइट. क्या रीज़न है, कहाँ मार्क्स कट जाते हैं. अब एंड अगर हम उनको अवॉइड कर लेंगे तो हमारे अपने आप ही 80-90 प्लस आ जाएंगे. राइट. अब उनको अवॉइड करने के लिए थर्ड पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी जिससे वो मिस्टेक्स हमारी अवॉइड हो जाएं. एंड देन फाइनली चौथे पार्ट के अंदर अपन लोग एक मस्त सा लेआउट रख देंगे कि क्लास के साथ साथ मेरा कैसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए, क्या रूटीन रहना चाहिए, क्लास के साथ साथ मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे मुझे क्लास देखनी है, ताकि हम 80-90 की पोजीशन में आ सकें. ठीक है दोस्त, फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के एग्जामिनर पूछता है, क्या चाह रहा है एग्जामिनर तुमसे. ठीक है. तो दोस्त देख, एडवांस अकाउंट्स के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. राइट. सबसे पहला आता है एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड दूसरा आता है एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरेटिकल्स. राइट. अब एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स का बेसिक मतलब क्या है. राइट. तो देख, प्राइमरीली एडवांस अकाउंट जो एक सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर आईसीएआई का इंटेंशन तुमसे ये है कि जो तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें दिए गए हैं, जो तुम्हें पढ़ने हैं, जो तुम्हें समझने हैं. राइट. आईसीएआई सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि आप उनको कितना अच्छे से समझे हो, आप उनको कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हो रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस के अंदर, कितना आपका स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन पावर बन चुका है. राइट. दैट इज व्हाट आईसीएआई इज इंटेंडिंग टू चेक विथ यू फॉर द रेस्पेक्ट टू एडवांस अकाउंट्स पेपर. राइट. तो इसलिए एग्जाम के अंदर भी जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको सिचुएशन दे रखी होगी बिजनेस की, डेटा दे रखा होगा, इनपुट दे रखा होगा. राइट. आपको उसको एनालाइज करना है, समझना है, एंड देन आपको अपना जजमेंट बताना है कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर डेटा के रिगार्डिंग ये ट्रीटमेंट होगा. राइट. हो सकता है आपको उसके लिए बैलेंस शीट बनानी पड़े, लेजर बनानी पड़े, आपको स्टेटमेंट्स बनाने पड़े. राइट. वर्किंग करनी पड़े, लेकिन एट द एंड पर्पस यही है कि आप ये चेक कर सके आईसीआई कि एक एक ट्रांजेक्शन जो है, एक एक इवेंट जो है, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए. वो आपसे चेक करना चाहता है कि आपको सही से अंडरस्टैंडिंग आई है कि नहीं आई है. राइट. अब ये करने के अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ती है. राइट. बट प्राइमरीली एडवांस अकाउंट्स के अंदर कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा हैवी नहीं आती जितनी कॉस्टिंग एंड एफएम के अंदर आती है. राइट. ये प्राइमरीली यहाँ पे इंटेंशन आपका एप्लीकेशन चेक करने का है. अब जैसे लीजेस वाला एएस हो गया. राइट. कंसोलिडेशन वाला एएस हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट वाला हो गया. राइट. अमालगमेशन वाले हो गए. इनके अंदर तो आपकी काफ़ी लंबी कैलकुलेशन रहती है, काफ़ी लंबे स्टेप्स रहते हैं, अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी पड़ जाती है लीजेस वाले के अंदर तो. राइट. बट बाकी एएस जो है उनके अंदर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती. उनके अंदर बेसिक सिंपल सी प्लस माइनस होती है, लेजर बना दी, बैलेंस शीट बना दी, बैलेंस शीट टैली करनी, उतना बेसिक सा कैलकुलेशन है. राइट. कोई लंबे फॉर्मूले नहीं है, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई इतना ही रहता है. राइट. तो ज़्यादा कैलकुलेशन हैवी नहीं है, एडजस्टमेंट हैवी सब्जेक्ट है. सो इस सीरीज के अंदर अपन ये भी समझेंगे कि हर सब्जेक्ट का मेन फीचर क्या है. उस फीचर के बेसिस पे अपने डिसाइड होता है कि हमें कैसे इसको पढ़ना चाहिए. राइट. इसका मेन फीचर है कि ये है ना, एप्लीकेशन हैवी सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन थोड़ी कम रहती है. राइट. अब आगे अपन देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरेटिकल क्या है. इसके अंदर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती.
राइट। इतना ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बेसिक सी सिचुएशन दे देंगे, बेसिक सी इवेंट दे देंगे, बेसिक सा ट्रांजेक्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई इसका क्या करना है, राइट। जैसे आपका वो ये है ना कंटिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन वाला, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी वाला, प्रायर पीरियड आइटम वाला, आपका ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब इंड एस का नाम ये है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, फाइनल एएस का नाम थोड़ा सा अलग है बट एग्जैक्ट मीनिंग वही है कि इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट वाला, राइट। सो इनके अंदर बेसिकली आपसे कोई इतनी हैवी कैलकुलेशन करने नहीं बोल रहा है, आपको सिचुएशन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट, इस एएस के कॉन्टेक्स्ट में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए भाई, इसका भी बताओ, राइट। तो यहाँ पे आपको एएस का कॉन्टेक्स्ट देके आपको बताना रहेगा कि अच्छा यहाँ पे क्या क्या होगा, राइट। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, ट्रीटमेंट फाइनलाइज करना है, तो उसके अंदर भी अगेन आपकी जो एएस की नॉलेज है वो काम में आएगी, वो अप्लाई करके आपको आंसर तक पहुँचना रहता है, राइट। ज़्यादा डेटा नहीं रहेगा, लिमिटेड डेटा, लिमिटेड कैलकुलेशन, ठीक है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझने से काम हो जाता है, उतने से अपना आंसर आराम से निकल जाएगा, मस्त अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो ये दो टाइप के हमारे क्वेश्चन रहते हैं एडवांस अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई स्टूडेंट मार्क्स कहाँ लूज़ कर देता है, ठीक है, क्यों सबके इतना नंबर नहीं आ रहे 70, 80, 90। दोस्त एक सबसे पहली चीज़ मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं एग्जाम के अंदर, वही होता है कि जो एडजस्टमेंट आया ना उसका ट्रीटमेंट ही गलत लगा के आ जाते हैं किसी ट्रांजेक्शन का। हो सकता है एडजस्टिंग इवेंट की जगह हमने उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट ले लिया, राइट। डिविडेंड प्लस करना था, माइनस करके आ गए कंसोल के अंदर। क्यों लगा के आते हैं गलत ट्रीटमेंट बच्चे, ठीक है। पहला तो हो सकता है कंसेप्चुअल गैप, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हो, कॉन्सेप्ट ही ढंग से क्लियर नहीं हो कि डिविडेंड का यहाँ पे करना क्या होता है, राइट। एग्जामिनर ने हल्का सा घुमाया, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया, आप घूम गए, ठीक है। तो हो सकता है कॉन्सेप्चुअल गैप हो सकता है रिटेंशन का इशू, हो सकता है वो प्रोविजन याद ही नहीं आ रहा हो, कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आ रहा हो एग्जाम में, उस वजह से हो सकता है हमने गलत लगा दिया हो सकता है हम सिली मिस्टेक कर गए हो, हमें सही से याद आ रहा था, हम सही समझ रहे थे, फिर भी गलत करके आ गए, वो तो बाद में कॉपी देख के मालूम पड़ा कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मेरे को आता था, ठीक है। हो सकता है सिली मिस्टेक हो, राइट। ये भी हो सकता है कि हम कोई स्टेप्स गलत लगा दें, हो सकता है कि अमोर्टाइजेशन की टेबल पहले बना दी थी हमने बाद में बना दी, राइट। तो हो सकता है कुछ स्टेप आगे पीछे हो जाए, उसकी वजह से पूरी कैलकुलेशन आगे की हिल जाए, राइट। तो वो भी हो सकता है, एंड उसकी रीज़न भी यही रहते हैं, ठीक है। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कमिट करते हैं ये होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। एडवांस अकाउंट का पेपर जनरली लेंदी रहता है, राइट। फाइनल के लेवल पे भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर लेंदी ही रहता है। सो टेकिंग मोर टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस, ज़्यादा टाइम लग जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्यों ज़्यादा टाइम लग जा रहा है? कंसेप्चुअल गैप भाई, मतलब कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं है, उसकी वजह से जो एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं उनका ट्रीटमेंट सोचने में हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। जो मेन आंसर है, जो भी दिमाग हमें लगाना है, प्रोसेस करना है कंसेप्ट्स को, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है सोचने में, उसकी वजह से यहाँ पे गैप आ जा रहा है, ठीक है। बीच बीच में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे, बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, दिमाग चलाना पड़ता है, उनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो क्वेश्चन 15 मिनट की जगह 20 मिनट लग लिया जाता है। तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाएंगे, पेपर कम अटेम्प्ट कर पाएंगे, ना मार्क्स अपने कट जाएंगे। तीसरा रहता है कि भाई सिली मिस्टेक्स कर दी कैलकुलेशन के अंदर। कैलकुलेशन वैसे बेसिक ही है, प्लस माइनस प्लस में ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं रहती है अपने एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, जितनी कॉस्टिंग एंड एफएम के अंदर बहुत हैवी कैलकुलेशन रहती है, वो अपन कॉस्टिंग एफएम के अंदर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती, राइट। उसमें भी बच्चे हो सकता है गलती कर जाए, होती है। क्यों? स्ट्रेस था, स्ट्रेस में थे पेपर के अंदर, लेंदी पेपर था, स्ट्रेस में थे, तो ज़्यादा गलतियाँ करके आगे सिली मिस्टेक्स हो गई, राइट। सो ये कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, एंड उसकी वजह से 70, 80, 90 नहीं आ पाते। तो अगर हमने ये मिस्टेक्स अवॉइड कर दी तो हम 70, 80, 90 की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्त अब समझते हैं कि अच्छा ये सारी मिस्टेक्स जो थी इनको अपने को अवॉइड कैसे करना है ताकि हम 70, 80 प्लस की रेंज में आ सकें, ठीक है। वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्त, आपको कोई भी लॉजिक, कोई भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, कोई भी चीज़ बताई जा रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, यू हैव टू थिंक कि इसका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्यों ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं, राइट। क्यों ऐसा बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एस 9 में आप रेवेन्यू कमीशन पढ़ते हो, राइट। आपको जानना है, सोचना है कि एस क्यों बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर मैं रेवेन्यू को अपफ्रंट रिकॉग्नाइज करूंगा। क्यों इस पर्टिकुलर केस के अंदर एएस बोल रहा है कि आप रेवेन्यू को डेफर करोगे। क्यों इस पर्टिकुलर केस में मुझे रेवेन्यू को अक्रूवल बेसिस पर लेना है। क्यों, व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज एएस सेइंग सो, राइट। आपको वो सोचना है, ठीक है। काफ़ी लॉजिकल एएस हैं सारे, आपको लॉजिक रीजन सोचना है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। उससे क्या होता है ना दोस्त, आपको ट्रांजेक्शन तो समझ में आती है कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, उससे आपका एक बिजनेस माइंड भी डेवलप होता है, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है आपकी, जो आपकी नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट आपकी लाइफ में भी बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। लाइफ की बात बाद में करेंगे, पहले अपन एग्जाम पे जाते हैं, ठीक है। सो उससे होगा क्या, जब आपने सोच रखा होगा कि अच्छा इसका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है, राइट। तो उससे क्या होगा ना कि जब भी एग्जाम के अंदर आपको बेटर चीज़ें याद रहेंगी। जब भी अपन लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं, कनेक्ट करते हैं, टाइम देते हैं उसको समझने में, तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है, चिपक जाती है। फिर एग्जाम में आपको ये जो रिटेंशन इशू है ना यहाँ पे, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कंसेप्चुअल गैप क्यों हो रहा था ये, क्यों अपन गलत एडजस्टमेंट कर रहे थे, क्योंकि कंसेप्चुअल गैप था, अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं थी, उस वजह से एग्जामिनर ने हल्का सा एडजस्टमेंट मॉडिफाई करा, हल्का सा भी मॉडिफाई कर दिया, हम कंफ्यूज हो गए,
हम गलत अप्लाई करके आ गए, राइट? ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लॉजिकली समझ के गए हो, कंसेप्ट समझ के गए हो कि अच्छा इसका रीज़न क्या था, सो दोस्त एग्जामिनर आपको जैसे ही घुमाएगा आप पकड़ लोगे कि इस ससुर घुमाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और अगर आप लॉजिकली नहीं पढ़ के गए हो तो आप पकड़ नहीं पाओगे कि ससुर घुमाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा प्रधान जी याद आ गए मुझे, ठीक है, ठीक है। तो आपको लॉजिकली ये समझना है, रीज़न समझना है बिहाइंड एवरी कॉन्सेप्ट, राइट? बट ऑब्वियसली दिस शुड बी सब्जेक्ट टू प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स, राइट? मतलब अगर किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च हो जा रहा है कि इतना सोच लिया यार, समझ ही नहीं आ रहा, कोई समझा भी नहीं रहा मुझे, राइट? टीचर भी नहीं समझा रहा, तो ठीक है, लेट इट बी, ठीक है। जिस चीज़ में बट जिन चीज़ों के अंदर थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, 4 मिनट 5 मिनट में लॉजिक समझ में आ जा रहा है, टीचर से पूछने में एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है, तो करो टीचर को परेशान भाई, पूछो टीचर से कि सर क्या रीज़न है। आप भी सोचो कि क्या रीज़न था, नहीं समझ में आ रहा, टीचर से पूछो, परेशान करो लोगों को, ठीक है, तभी तो तुम सीखोगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ दोस्त, जब भी कोई चीज़ कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, राइट, उसकी एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचो, ठीक है। एज जो है, राइट, ये बिजनेस सिनेरियो के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, राइट। सोचो कि अच्छा इस पर्टिकुलर बिजनेस सिचुएशन के अंदर कैसे कैसे अप्लाई होगी ये चीज़, राइट, कैसे कैसे अप्लाई। दोस्त मैं जब फाउंडेशन में था तो ही मैं सोचता था कि अच्छा ये गवर्नमेंट अगर अपने को लैंड देते तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। मेरे टीचर ने मुझे बताया कि भाई तुम इंटर में जाके पढ़ोगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स का एस आएगा तुम्हारे, बट मैं पहले ही सोच ली थी फाउंडेशन के अंदर, राइट। सो उससे पहले से ही मुझे पता था कि अच्छा एक टॉपिक आने वाला है, फिर गवर्नमेंट ग्रांट जब टॉपिक आया तो कितना इंटरेस्ट से पढ़ा रहेगा मैंने, ठीक है। चल छोड़ो वो भी छोड़ो, तुम्हारे इंटर में जो भी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जा रही हैं, राइट, तो तुम्हें सोचना है कि भाई इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। दोस्त देखो, तुम अभी बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखने वाले हो, राइट। तुम्हारा एग्जाम इज जस्ट अ गेट वे फॉर यू टू एंटर इनटू द बिजनेस वर्ल्ड। सो आपको सोचना है प्रैक्टिकल लाइफ में कि क्या क्या सिचुएशंस होती है, क्या क्या बिजनेस पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनके अंदर ये पर्टिकुलर एस कैसे कैसे अप्लाई होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, टीचर को परेशान करो, ठीक है, इंटरनेट पे पढ़ो उसके बारे में, बट बिकम मोर प्रैक्टिकल। इतना ज़्यादा थ्योरेटिकली पढ़ने की कोशिश मत करो कि अच्छा ऐसा बोला है तो ऐसा होगा, ऐसा बोला तो ऐसा होगा। सोचो, पॉसिबिलिटीज सोचो, आपका दिमाग खुलेगा, बिजनेस माइंडेड बनोगे, लाइफ में तो काम आएगा, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्यों दोस्त? क्योंकि दोस्त अगर एग्जाम में एग्जामिनर घुमाएगा तो इन एज के आसपास ही कुछ नई नई सिचुएशन बना के आपको घुमाया जाएगा, राइट। एंड आपने वो पहले अगर सोच रखी होगी तो आप जल्दी उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, राइट। अगर आपने नहीं करोगे तो एग्जाम में सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर हो रहे हो आप, राइट। आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा इतना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जल्दी जल्दी चीज़ें सॉल्व होगी आपकी, ठीक है। और सिली मिस्टेक से भी बचोगे आप, क्योंकि अगर कंसेप्चुअली हम क्लियर होते हैं ना तो हम सिली मिस्टेक्स करने से बच जाते हैं। क्योंकि दोस्त एग्जाम में स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो हमने चीज़ें याद करी होती है ना, वो थोड़ी बहुत भूलने लगते हैं, याद नहीं आती ढंग से, या फिर गलत अप्लाई करके जाते हैं। कंसेप्चुअली पढ़े होते हैं तो वो गलतियाँ नहीं होती एग्जाम के अंदर, राइट। सो वो सिचुएशन है। तो अगर आपको इन दोनों पे काम करना है, राइट। बट हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगा कि जो वेरियस एप्लीकेशन पॉसिबिलिटीज है, ऑब्वियसली दिस टेक्स टाइम, दिस कंज्यूम्स योर टाइम, राइट। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको 75-80 के भी आगे जाना है तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। दिस इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ पुश फॉर योर करियर एज वेल। आपको लाइफ में भी बहुत आगे ले जाएगा, आपको इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा एज देने वाला ये चीज़, ठीक है। बट अगर आप उतना टारगेट नहीं कर रहे तो ठीक है, आप इस पर डिसेंट टाइम भी स्पेंड करोगे, चलेगा। बट अगर आप उससे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो यू नीड टू गिव वेटेज टू दिस, ठीक है। दोस्त, इफ यू हैव वॉच दिस फार एंड हैव फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, आपके अटेम्प्ट के लिए बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज भी चैनल पे आने वाली हैं। एंड मेरा खुद के सब्जेक्ट का बैच का अनाउंसमेंट भी आपके अटेम्प्ट के लिए मेरे चैनल पे आ जाएगा थोड़े दिनों में। मेरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज जो मैं आप लोगों के लिए ला पाऊंगा, स्ट्रैटेजीज ला पाऊंगा, वो भी मैं चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्त, इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड फॉर दैट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है जिनके अंदर बहुत सारा डेटा रहता है, जिनको उनको प्रोसेस करके बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, बहुत सारा डेटा रहता है, लाइक कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, राइट। इनके अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझेगा कि अच्छा कैसे कैसे स्टेप्स अप्लाई करने हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है इसको सॉल्व करने का, एंड देन फिर आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको सॉल्व करने में। सो इनके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें करनी है, एडवांस अकाउंटिंग के लिए, राइट। अब इन तीनों चीज़ों को इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्लास के साथ साथ मुझे किन किन चीज़ों को ध्यान देना है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, राइट, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्त जो हमें करनी है, एंड ये जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स कॉमन रहेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी। सो मेक श्योर आप यहाँ पे अच्छे से सुन रहे हो। आई विल बी टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ मेनी ऑफ दीज पॉइंट्स इन द अपकमिंग वीडियोस ऑल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट्स, राइट। सबसे पहली चीज़ दोस्त, ये सभी सब्जेक्ट में कॉमन रहने वाली है ना, कि आप पहले एक दिन पहले जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाले क्लास में वो पढ़ के चल जाओ खुद से ही, राइट। अगले दिन AS9 डिस्कस होने वाला है, पहले ही पढ़ के चल जाओ, इसी स्टडी मैट खोल के AS9 के अंदर क्या क्या है, 2-3-4 पेज जितने पढ़ सकते हो पढ़ो, जरूरी नहीं पूरा पढ़ो, लेकिन जितना भी होने वाला है पढ़ो उसको। उससे क्या होगा दोस्त, क्या टीचर जब पढ़ाता है ना तो हमें टीचर की बात सही लग जाती है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़,
राइट। जब हम सोचना भूल जाते हैं कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जब हम खुद से पहले पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है, राइट, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इमेजिन कर पाता है दिमाग, एंड उसकी वजह से हमें लॉजिक समझ में आते हैं, रीज़न समझ में आते हैं, एंड अगर नहीं भी समझ में आया, कंफ्यूज भी हो गए, तो भी अगले दिन हमें जाके इंटरेस्ट रहता है कि मैं टीचर से सुनूंगा कि अच्छा टीचर क्या क्या बताता है, मैं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, अभी मुझे जानना है कि टीचर कैसे बताएगा। सो आप ज़्यादा एक्टिव होते हो उस चीज़ में, इट बिकम्स लाइक अ गेम फॉर यू, फॉर दैट एज बिकम्स लाइक अ गेम फॉर यू। अगर आप डायरेक्टली पढ़ के नहीं जाओगे ही नहीं, टीचर आपको बता देगा, आप सुन लोगे, वो जो पॉसिबिलिटी थी कि अच्छा यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन था, वो आएगी ही नहीं कभी, वो कन्फ्यूजन कभी अराइज ही नहीं होगा, एंड फिर वो कन्फ्यूजन डायरेक्टली एग्जाम में जाकर अराइज होगा। सो बेटर है हम पहले ही कर लें वो चीज़, ठीक है। तो क्लास से पहले जाके पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग खुलता है, लॉजिक बेटर समझ में आते हैं, क्लास में पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्त, अगर रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हो तो मेक श्योर कि जब भी लेक्चर के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बताया है, कोई भी स्टेप बताए हैं, राइट, कुछ भी ट्रीटमेंट बताया, पॉज कर लो वहीं पे, पॉज कर लो वहीं पे, सोचो कि क्या लॉजिक रहा होगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, क्या रीज़न रहा होगा कि इसको ऐसे किया गया, ऐसे नहीं किया गया, राइट, ये स्टेप यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये स्टेप इसके पहले आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है, क्या रीज़न है, सोचो, विजुअलाइज करो, दिमाग लगाओ, राइट। इससे क्या होगा, वही आपका दिमाग खुलेगा, आपको ज़्यादा लॉजिकली चीज़ें समझ में आएंगी, राइट, टीचर के बताने के बाद, ठीक है। एंड सो बेसिकली आपको लॉजिक समझना है, खुद से विजुअलाइज करना है कि क्या रीज़न रहा होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं भाई कि जल्दी जल्दी में क्लास खत्म करने में ध्यान देते हैं कि ठीक है जल्दी लेक्चर खत्म करना है, बाद में देखते हैं, ठीक है, बाद में कभी नहीं आने वाला, ठीक है, भूल जाओगे, आपको लगेगा चल ठीक है हो गया ना, चल आगे बढ़ते हैं। तो क्लास में रोको, वहीं पे देखो, सोचो क्या लॉजिक है, ठीक है, वो लॉजिक आपके साथ जाने वाला है एग्जाम में, ठीक है। दूसरी चीज़, लाइव क्लासेस चल रही हैं तो क्लास के बाद आके कर लेना, लेकिन करना ज़रूर, मिस मत कर देना, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि चलिए तो लेक्चर खत्म हो गया, अब आगे पे ध्यान देता हूँ, बट करना, सोचना है आपको कि क्या किस चीज़ का क्या क्या लॉजिक रहा रहेगा। तीसरी चीज़ दोस्त, कोई भी क्वेश्चन टीचर सॉल्व करा रहा है, ये हर सब्जेक्ट के अंदर आने वाली है ना ये चीज़, कोई भी टीचर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, उससे पहले टीचर के सॉल्व करने से पहले पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो, कैलसी पे सॉल्व करना है कैलसी पे करो, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको हाथ से लिख के सॉल्व करो, जिनमें बहुत सारा डेटा रहता है, राइट, छोटे छोटे क्वेश्चन तो कैलसी पे सॉल्व कर लो, लेकिन बड़े क्वेश्चन खुद से करो सॉल्व लिख के, राइट। इससे क्या होगा दोस्त, तुम गलतियां करोगे, तुम सोचोगे कि अच्छा इसके बाद मुझे ये वाला स्टेप लगाना चाहिए, इसके बाद क्या स्टेप लगाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग सोचेगा कि अच्छा अब कौन सा स्टेप लगाना चाहिए, इसके बाद क्या स्टेप लगना चाहिए, अच्छा ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। टीचर ने तुम्हें बता दिया कि ये स्टेप्स लगने वाले हैं, राइट, तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तुम्हें पसंद आ जाएगा कि हाँ भाई सर ने क्या मस्त बताया यार, यही स्टेप्स लगाऊंगा, पाँचों के पाँचों मस्त आंसर निकल के आ जाएगा। तुमने सोचा कहाँ कि ये 5 स्टेप क्यों ये स्टेप पहले, क्यों ये स्टेप बाद, वो टीचर जब नहीं बताएगा उससे पहले अगर तुम सोचोगे तभी तुम सोच पाओगे कि अच्छा कैसे कौन कौन से स्टेप लगने चाहिए लॉजिकली, तभी सोच पाओगे। टीचर के बताने के बाद तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, तो टीचर के बाद इतनी पसंद जो आ जाती है, ठीक है। इनफैक्ट मेरी खुद की जो क्लास होगी, राइट, मेरा भी जो बैच अनाउंस होगा उसके अंदर भी मैं यही करता हूँ, यही करने वाला हूँ इनिशियली। आई विल बी गिविंग 2-4 मिनट्स टू स्टूडेंट्स कि आप सोचो कि कैसे होगा ये। अगर आप पूरा लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना तो सोचो कि अच्छा क्या क्या स्टेप्स लगने वाले हैं, उतना तो विजुअलाइज करो एटलीस्ट, राइट। एंड द पॉइंट इज कि दोस्त, जब तक तुम गलतियां खुद से नहीं करोगे ना, तब तक तुम उन गलतियों को सुधारोगे नहीं, राइट। टीचर ने बता दिया कि ये 5 गलतियां बच्चा बहुत कॉमनली करता है, तुम्हें अवॉइड करनी है एग्जाम में, वो तुम गलतियां अवॉइड नहीं कर पाओगे, वो तुम फिर से कर लोगे एग्जाम में कमिट। गलतियां वही नहीं कमिट करोगे एग्जाम में जो तुमने पहले खुद से लिख के हाथ से सॉल्व करी होगी। खुद की गलतियों से इंसान सीखता है दोस्त, दूसरों की गलतियां सेकंड हैंड होती है, ठीक है। तो अगर टीचर ने बता भी दिया ये गलतियां हैं तो पहले तुम्हें वो करना जरूरी है, तब जाके तुम उसको एग्जाम में नहीं करोगे। तो दोस्त, गलतियां करने से हिचको मत, चाहे गलत हो जाए तुम्हारा सोल्यूशन, बट खुद से लिख के सॉल्व करो, ट्राई करो गलत हो जाए। एंड जो मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो उनको लिख लो कॉपी के अंदर कि ये मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेव मिस्टेक्स मैंने कमिट करी हैं, हाईलाइट कर लो, ताकि जब भी कॉपी पलटो तो गलती क्लियरली दिखे कि अच्छा ये गलती थी, करी थी, याद रहनी चाहिए, वापस से मत कर दियो, ठीक है, वो याद आना चाहिए तुमको, ठीक है। सो वो नोट तुम्हें करना है, ठीक है। ये 5वां पॉइंट था। चौथी चीज़, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर पढ़ाए गए घर आके रिवाइज करो, लॉजिकली समझो। अगर आपने लाइव क्लास ली थी तो लॉजिक समझो, ठीक है, या फिर रिवाइज करो घर आके। एंड जो होमवर्क क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, जो कैलसी पे करने हैं, छोटे वाले कैलसी पे कर लो, जो बड़े वाले हैं वो हाथ से लिख के सॉल्व करो। सो जितने भी क्वेश्चन या तो टीचर क्लास में करा रहा है या होमवर्क में दे रहा है, सारे तुम्हारे थ्रू होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टीचर ने क्लास में करा दी वो तो सर ने करा दिया, बाकी मैं तो सिर्फ होमवर्क करूंगा, नहीं, सारे क्वेश्चन तुम्हें करने, तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा सॉल्व करा हुआ तुम्हारे साथ जाएगा। टीचर तो सही बन लिया, ठीक है। सो तुम्हें उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सो दोस्त, that was about the video. If you found this video valuable, do consider liking the video and subscribing the channel. Also दोस्त, पूरे वीडियो में तुम्हारे लिए सबसे हेल्पफुल पॉइंट तुम्हें क्या लगा, do let me know in the comments. It just keeps me little satisfied, happy कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। थैंक यू सो मच दोस्त।
इफ यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, कुछ भी और बात करनी हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, लिंक्डइन और अदर सोशल हैंडल्स. यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच दोस्त. ऑल द बेस्ट दोस्त, एंड यू गोना रॉक इन योर एग्जाम्स. स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.